हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर आउटरीच प्रोग्राम में मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश को निवेश और विकास का नया केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पिछले 12 वर्षों में तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ा है, जबकि पिछले 9 वर्षों में यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी पिछड़ेपन की पहचान रखने वाला उत्तर प्रदेश आज निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल, सबसे अधिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क और 4 लाख किलोमीटर के सड़क नेटवर्क का उल्लेख करते हुए निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। तो मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास की ओर देश आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु इन्वेस्टर आउटरीच प्रोग्राम में मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 12 साल में भारत विकास की राह पर है। मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 साल में यूपी में विकास हुआ है। 9 साल पहले यूपी की छवि बिगड़ी हुई थी और आज यूपी में निवेश के अवसर बढ़े हैं। यूपी में भारत की पहली रैपिड रेल, इसके साथ ही सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य यूपी है। मित्रों, पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी की इस ग्रोथ स्टोरी को अगर आप देखेंगे तो आपको भी न केवल कौतूहल होगा, बल्कि स्वयं यूपी के अंदर आकर के उसे अपनी आंखों से देखने की उत्सुकता भी होगी। आज से 9 वर्ष पहले यूपी का परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। एक बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित एक ऐसा राज्य जहां पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। एक ऐसा स्टेट जहां डेवलपमेंट की कोई चर्चा ही नहीं करता था। पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार ने स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी का जो माहौल दिया, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य से उभर चुका है। पिछले 6 वर्ष से यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के अंदर है और बॉटम 3 से उभर करके यूपी अब भारत की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में यूपी जाना जाता है। हमने पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। यूपी की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। यूपी के पास आज के दिन पे जो मैंने कहा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 11 डोमेस्टिक एयरपोर्ट यूपी के पास आज के दिन पर पूरी तरह क्रियाशील हैं। 5 नए एयरपोर्ट पर वर्तमान में यूपी गवर्नमेंट कार्य कर रही है, जो यूपी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाती है। यूपी प्रतिवर्ष 2 लाख स्टेम को, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट तैयार करता है। हमारे पास 2 IIT हैं, एक IIM लखनऊ है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज यूपी के पास मौजूद हैं। टेक्निकल कॉलेजेस का एक बेहतरीन नेटवर्क यूपी के अंदर मौजूद है। वोकेशनल एजुकेशन के भी यूपी के पास एक बेहतरीन नेटवर्क मौजूद है। इन सभी में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी
से जुड़े हुए वे सभी प्रकार के वहां पर पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं जो आज की इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप स्किल मैन पावर को, स्किल टैलेंट को उपलब्ध करवाने के एक पावर हाउस के रूप में यूपी को स्थापित करते हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज के दिन पे यूपी के पास मौजूद है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो पहली यानी महत्वपूर्ण शर्तें हैं, उनमें उसका आधारभूत ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके पास एमएसएमई का एक बेहतरीन नेटवर्क हो और ये अलग अलग सेक्टर में। आज आप यूपी की इस स्टोरी को जो हम लोगों ने एमएसएमई को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया, वह आज यूपी के पास मौजूद है। यानी आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास एग्रीकल्चर के साथ साथ यूपी के पास एमएसएमई एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट की जो संभावनाएं यूपी के अंदर हैं और जो हमें वहां पर अब तक प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसके माध्यम से वहां पे बेहतरीन एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की कार्रवाई यूपी के अंदर बढ़ी है। अकेले यूपी के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर हम यूपी के अंदर देखते हैं तो 18,000 से अधिक बड़े औद्योगिक संस्थान यूपी के अंदर स्थापित हुए हैं। यानी आज से 9 वर्ष पहले यूपी के पास जो बड़े कारखाने थे, बड़ी इंडस्ट्री थी, उनकी संख्या 14,000 थी। आज ये बढ़कर के 33,000 से ज्यादा यूपी के अंदर हुई है और तेजी के साथ इसमें ग्रोथ हो रही है। और लखनऊ में कोचिंग अग्निकांड के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रदेश भर में कोचिंग को लेकर अभियान छेड़ दिया है। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि डीएम, डीआईओएस और तमाम अधिकारी मिल जांच करेंगे और जो भी कोचिंग 2002 नियमों का पालन करती नहीं मिलेगी उसे सील कर दिया जाएगा। योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेसमेंट में कोचिंग चलाने पर रोक लगाने को लेकर भी खास बातचीत की। लखनऊ के अलीगंज की इमारत में आग लगने के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है कि कौन सी कोचिंग मानक पूरा करती है, कौन सी नहीं पूरा करती है। हमारे साथ बात करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, जिस तरीके से आग लगी उसके बाद से जगह जगह पर डीएम भी कार्रवाई कर रहे हैं। आपके विभाग ने भी आदेश दिया है कि कोचिंग का अभियान और 2002 के नियमों के अगर कोई विपरीत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है कि ये दुखद घटना थी। जिन लोगों के परिवार के बच्चे अकाल काल कवलित हुए हैं उनके प्रति संवेदनाएं हैं और ये घटना ऐसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन लापरवाही के कारण और सुरक्षा व्यवस्था के अनदेखी के कारण ये घटनाएं ऐसी होती हैं। हमने तुरंत अपने विभाग को, हमारे 18 आरएचयू हैं हमारे उच्च शिक्षा विभाग में, माध्यमिक शिक्षा में हर जिले में डीआईओस हैं, जिलाधिकारी हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, इन तीनों को तुरंत निर्देशित किया है कि अपने अपने जिलों में ऐसी सभी जगह चिन्हित करें जहाँ कोचिंग हो रही है और कोचिंग में क्या 2002 के अध्यादेश के मानकों के अनुरूप है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बंद होंगी और अगर किसी ने फर्जी सर्टिफिकेट ले लिया है तो ऐसे सर्टिफिकेट देने वाले भी दंडित होंगे। तो सुना आपने हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिनका साफ कहना है कि अधिकारी दोषी हैं लेकिन जनता को भी नैतिकता के आधार पर ये सब सूचनाएं देनी चाहिए। और बात रही जो अभियान की, अभियान लगातार चल रहा है। जो भी 2002 की जो नीति है उस पर अगर एलिजिबिलिटी पूरी नहीं पाई जाएगी तो उसे सील किया जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ रमेश, भारत अपडेट, लखनऊ। और लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दमकल विभाग, एलडीए और बिजली विभाग की संयुक्त टीम में आकाश और ग्रेविटी कोचिंग में छापेमारी की गई, जहां फायर सेफ्टी मानकों में गंभीर खामियां पाई गई। जांच में एग्जिट और एंट्रेंस गेट मानकों के अनुरूप नहीं मिले, जबकि आपात स्थिति में बाहर निकलने का पर्याप्त रास्ता भी नहीं था। इसके बाद ग्रेविटी कोचिंग को सील कर दिया गया, जबकि आकाश कोचिंग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। वहीं एलडीए ने अवैध निर्माण और रिहायशी भवनों में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों पर भी सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन का लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और ये एक्शन आकाश कोचिंग और ग्रेविटी कोचिंग पर देखिए छापा मारा गया है, जिसके बाद
दमकल विभाग, एलडीए, बिजली विभाग का ये छापा है। ग्रेविटी कोचिंग को प्रशासन ने सील कर दिया है। कोचिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक नहीं मिले, नक्शा मानकों के विपरीत पास। कोचिंग सील कर दी गई। एग्जिट और एंट्रेंस गेट जांच में सही नहीं पाए गए। आग लगी तो पीछे से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आकाश कोचिंग को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। वही चैतन्य कोचिंग की भी जांच करेंगे अफसर। लखनऊ अग्निकांड के बाद एलडीए का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां अवैध बिल्डिंग पर की जाएगी बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई। एलडीए ने इमारत के मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिहायशी बिल्डिंग में कॉमर्शियल गतिविधियां भी चल रही थी, इसके बाद भी कार्रवाई हुई है। और देखिए, एलडीए का ये बड़ा और कड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां आकाश कोचिंग और ग्रेविटी कोचिंग पर छापेमारी की गई है। दमकल विभाग, एलडीए और बिजली विभाग ने छापा मारा है। ग्रेविटी कोचिंग को प्रशासन ने सील कर दिया है और एक सख्त संदेश उन तमाम अतिक्रमणकारियों का, खास तौर से जो इस तरह के किसी भी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके बाद लगातार छापेमारी की जा रही है और तमाम कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी की जा रही है। तो लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन लगातार इस वक्त अलर्ट मोड पर है, जिसके बाद तमाम कोचिंग सेंटर्स पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और जो भी कोचिंग सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं हो रहा है, वहां पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। और तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद से प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। अलीगंज की इमारत में आग लगने के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश आए, उसके बाद में एलडीए अलर्ट हुआ, सक्रिय हुआ और आज जोन 4 में जोनल प्रभाकर ने 30 कोचिंगों पर जाकर निरीक्षण किया और जिसमें 14 कोचिंगें सील कर दी, जिसमें 4 से 5 बड़ी कोचिंगें बताई जा रही। हमारे पीछे देख सकते हैं आप कि एलन नाम की कोचिंग है, जो कि पूरे देश में मशहूर है। यहाँ पर भी जो यूज है कॉमर्शियल नहीं पाया गया और फायर सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे नहीं पाए गए। वहीं पर बगल में आप देख सकते हैं मोशन नाम की कोचिंग है, जहां पर नीट, आईआईटी वगैरह की तैयारी होती है और इसी के साथ में इसके पीछे ग्रेविटी और आकाश जैसी बड़ी बड़ी कोचिंगों को सील किया गया है। और जो प्रभाकर जोनल प्रभाकर, उनका साफ कहना है कि ये लोग कागज दिखाएंगे, मेंटेन पूरा करेंगे, नॉर्म्स को पूरा करेंगे, उसके बाद में ही ये सील खुलने वाली है। दोपहर में इन लोग को नोटिस दिया गया था, लेकिन ये लोग कागज नहीं दिखा पाए और बच्चों को जब बाहर कर एलडीए ने नोटिस दिया था कि बच्चों को बाहर कर दिए, बच्चे बाहर हुए तो अभी आकर एलडीए की टीम ने सभी को सील किया है। साथ में एलडीए के जोनल प्रभाकर ने ये भी बताया, जब भारत अपडेट ने सवाल पूछा कि पीजी कोचिंग से ज्यादा जो है पीजी बहुत घनी, बहुत कंजेस्टेड बनाई जाती है। छोटे छोटे कमरे होते हैं, एक तख्त होता है, एक बेड होता है, निकलने का रास्ता नहीं होता है। पीजी पर क्या एक्शन है? तो उन्होंने कहा कि पीजी पर भी एक्शन लिया जा रहा है और 2 पीजी को सील किया गया है। भारत अपडेट के सवाल पर उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और पीजी पर भी एलडीए एक्शन ले रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ श्रवण मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कथित मामलों में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक 21 पन्नों की रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने, ट्रस्ट के पुनर्गठन और किसी वरिष्ठ अधिकारी को सीईओ नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में चढ़ावे की निगरानी व्यवस्था में खामियां, आभूषणों के गायब होने के उल्लेख और ट्रस्ट व बैंक कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी ने अब तक 150 से अधिक लोगों से बातचीत की है और जांच अभी भी जारी है। साथ ही पिछले 5 वर्षों के चढ़ावे का ऑडिट कराने की भी सिफारिश की गई है। तो लगातार जांच की जा रही है और कई बड़े खुलासे होने अभी बाकी हैं। लगातार एसआईटी अपनी जांच प्रक्रिया को तेजी के साथ बढ़ा दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है
कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने कई अहम सवाल इस वक्त खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक 21 पन्नों की रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने, ट्रस्ट के पुनर्गठन और किसी वरिष्ठ अधिकारी को सीईओ नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में चढ़ावे की निगरानी व्यवस्था में खामियां, आभूषणों के गायब होने के उल्लेख और ट्रस्ट व बैंक कर्मियों की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी ने अब तक 150 से अधिक लोगों से बातचीत की है और जांच अभी भी लगातार जारी है। साथ ही पिछले 5 वर्षों के चढ़ावे का ऑडिट कराने की भी सिफारिश की गई है। और ऐसे में लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कब बड़ा खुलासा होगा। और इसके साथ ही सूत्रों के मुताबिक कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे की सिफारिश भी की गई है। मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के जिम्मेदार कुछ पदाधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी जाए। उद्धव गुट के सांसदों ने ओम बिरला से मुलाकात की है। टीएमसी शिवसेना में अलग गुट पर फैसला देंगे स्पीकर। मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर सुनाएंगे फैसला। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। टीएमसी शिवसेना में अलग गुट पर स्पीकर फैसला देंगे। मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर बड़ा फैसला सुनाएंगे। ये बड़ी जानकारी, जहां उद्धव गुट के सांसदों ने ओम बिरला से मुलाकात की है। टीएमसी शिवसेना में अलग गुट पर फैसला देंगे स्पीकर। इसके साथ ही मॉनसून सत्र से पहले स्पीकर फैसला सुना सकते हैं। तो शिवसेना के 6 लोकसभा सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलों के बाद ये मुलाकात हुई है। और ऐसे में उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने ओम बिरला से मुलाकात की और बागी सांसदों के मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले उनकी दलीलें सुनी जाए। उद्धव गुट के नेताओं ने दावा किया है कि बागी गुट ने अभी तक विलय को लेकर स्पीकर को कोई आधिकारिक पत्र या दस्तावेज नहीं सौंपा है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां उद्धव गुट के सांसदों ने ओम बिरला से मुलाकात की है और कई मायनों में ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। टीएमसी शिवसेना में अलग गुट पर फैसला दे सकते हैं स्पीकर। और इससे भी मॉनसून सत्र से पहले स्पीकर फैसला सुना सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा सांसदों के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलों के बाद ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने ओम बिरला से अपील की है कि वे बागी सांसदों के मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले उनकी दलीलें सुनी जाए। इसके साथ ही उद्धव गुट के नेताओं ने दावा किया है कि बागी गुट ने अभी तक विलय को लेकर स्पीकर को कोई आधिकारिक पत्र या दस्तावेज नहीं सौंपे हैं। और ऐसे में स्पीकर ओम बिरला फैसला सुना सकते हैं। तो टीएमसी शिवसेना में अलग गुट पर फैसला देंगे ओम बिरला। बताया जा रहा है कि मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर फैसला सुना सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मॉनसून सत्र से पहले बड़ा फैसला आ सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को दिया कि अगर कुछ खबरें आ रही उस खबरों को लेकर हमारा कोई सदस्य आपके पास कोई चिट्ठी लिखता है या सब मिलकर कोई चिट्ठी लिखते हैं या कुछ मांग करते हैं तो उसकी जानकारी हमें दी जाए, ताकि उसके बारे में कानूनन, क्योंकि पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी करके चुनाव लड़ी है, उस पार्टी से सारे सदस्य चुनकर आए हैं, हमारा मशाल चुनाव चिन्ह लेकर चुनकर आए हैं। उनके ए फॉर्म पर माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने ए फॉर्म उन्हें दिए। उनका प्रचार उद्धव साहब ठाकरे जी ने किया, लाखों शिवसैनिकों ने किया है। तो ये सारा शिवसेना का मामला है और ऐसी स्थिति में अगर वो छोड़कर जा रहे हैं
तो कारण कुछ भी बताए तो उसको कानूनन व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कानूनी व्यवस्था नहीं है तो दबाव तंत्र के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो टीएमसी शिवसेना में अलग गुट पर यह फैसला हो सकता है। मॉनसून सत्र से पहले स्पीकर बड़ा फैसला सुना सकते हैं और ऐसे में ये मुलाकात इस लहजे से भी बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इसके साथ ही मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बड़ा फैसला सुना सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गांव के विकास और पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा ऐलान किया है। बठिंडा में आयोजित सरपंच मिलने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 15 अगस्त से राज्य के सभी सरपंचों का मासिक मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच गांव की सेवा दिन रात करते हैं और उनके योगदान को सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव की तरक्की ही पंजाब की तरक्की का आधार है और राज्य सरकार ग्रामीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही भगवंत मान ने सरपंचों से विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और सार्वजनिक धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं है और सरकार जनहित से जुड़े फैसले आगे भी लेती रहेगी। तो ये बड़ी पहल मुख्यमंत्री की तरफ से, जहां गांव का विकास ही सरकार की प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री ने कहा। इसके साथ ही सरपंचों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से, जहां 15 अगस्त से मिलेगा अब 10,000 रुपए मासिक मानदेय। अब तक सिर्फ 2,000 रुपए मासिक मानदेय मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से सरपंचों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री की ये अच्छी पहल सामने आई है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरपंचों को ये बड़ी सौगात दी है। और पंजाब सरकार ने संस्थागत देखभाल में रह रहे बच्चों के लिए एक खास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। यह कार्यक्रम देश में पहली बार किसी राज्य द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का शुभारंभ फरीदकोट के लड़कों के ऑब्जर्वेशन होम में सामाजिक सुरक्षा महिला बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन बच्चों को जरूरी कौशल और प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे आगे चलकर सम्मान के साथ जीवन जी सके। फरीदकोट में 36 बच्चों को हेयर ड्रेसर और स्टाइलिस्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि लुधियाना में 85 बच्चों को अलग अलग कोर्सों की ट्रेनिंग मिलेगी। इसी तरह होशियारपुर में 90 बच्चों को हेयर ड्रेसिंग, मल्टी स्किल टेक्नीशियन और अन्य कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन और स्पेशल होम के बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंजाब बना इस तरह की पहल करने वाला पहला राज्य, जहां बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बड़ी पहल की जा रही है। बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। फरीदकोट में 36 बच्चों को हेयर ड्रेसर और स्टाइलिस्ट का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि लुधियाना में 85 बच्चों को अलग अलग कोर्सों की ट्रेनिंग मिलेगी। इसी तरह होशियारपुर में 90 बच्चों को हेयर ड्रेसिंग, मल्टी स्किल टेक्नीशियन और अन्य कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये अच्छी पहल बताई जा रही है, जहां एक साथ कई कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ 85 बच्चों को अलग अलग कोर्सों की ट्रेनिंग दी जाएगी और 36 बच्चों को हेयर ड्रेसर और स्टाइलिस्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब सरकार ने प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मोहाली में आयोजित एनआरआई मिलने 2026 कार्यक्रम के दौरान एनआरआई मामलों के मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने प्रवासी पंजाबियों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं कार्यक्रम में मोहाली, रूपनगर, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों से बड़ी संख्या में एनआरआई शामिल हुए। डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा कि संपत्ति विवाद, अवैध कब्जे और वैवाहिक मामलों के समाधान के लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा
कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े मामलों के स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष पंजाब का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर।